अभिकारक खर्च होगा तभी तो उत्पाद बनेगा, यानी कि खर्च हो रहा है सर अभिकारक, बन कौन रहा है उत्पाद। खर्च होने की दर अलग है, बनने की दर अलग है और रासायनिक अभिक्रिया की दर अलग है, ये ध्यान से सुनना बेटा। खर्च। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है और उसका लेक्चर नंबर 1 है। कक्षा 12 की हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और आपका ये भौतिक रसायन का अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे हम हर चैप्टर की करते आए हैं अभी तक, पिछले दो चैप्टर पढ़े हैं कि आखिर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या। तो रासायनिक बलगतिकी का मतलब क्या है सर, इसके बारे में हमें बताओ। चैप्टर का नाम है आपके रासायनिक बलगतिकी। अब इसका मतलब क्या है सर रासायनिक बलगतिकी का? तो रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग, ध्यान से सुनना बेटा, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? अभिक्रियाओं के वेग, वेग बोल दो या दर बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है। जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग या दर, इनको प्रभावित करने वाले कारक, दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको सिर्फ ये 3 चीजें इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहला मेन ये है बेटा, आपका मेन ये वाला है, ये वाले में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आसानी से हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अभिक्रियाओं का वेग या दर और इनको प्रभावित करने वाले कारक और इन्हीं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की, कैसे हमारे पास अभिक्रियाओं के उत्पाद बन रहे हैं, कि अभिकारक के पदार्थ आपस में टकरा रहे होंगे, टक्कर हो रही होगी, कुछ प्रभावी टक्कर होंगी, कुछ अप्रभावी टक्कर होंगी, प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनेगा। ये सब अलग अलग थ्योरी हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, 2 प्रकार की थ्योरी है, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी क्या है सर? भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग या दर तथा उनकी दर को प्रभावित करने वाले कारक और क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर। अब वेग के आधार पर हम अभिक्रिया को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, सबसे पहले हम अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली अभिक्रिया आती है हमारे पास तीव्र अभिक्रिया। किस आधार पे हम बांट रहे हैं इनको? इनके वेग के आधार पर, स्पीड के आधार पर, कितनी स्पीड से अभिक्रिया हो रही है। तो एक तो होगी तीव्र अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा कि ये बहुत तेजी से होंगी। तो वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं तथा जिनका मापन संभव नहीं है, तथा जिनके वेग का मापन संभव नहीं है, यानी कि इनके वेग को हम नाप ही नहीं सकते भाई, इतनी तेजी से होंगी, कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाएंगी, कुछ सेकंड के अंदर, और इनका वेग हम नाप नहीं पाने के। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया। यानी कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं तथा जिनकी दर का मापन संभव नहीं है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम एक और नाम देते हैं, इन अभिक्रियाओं को हम आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर इन अभिक्रियाओं को हम आयनिक अभिक्रिया? क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं मुख्य रूप से आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जांपल आपने मुख्य रूप से पढ़ी होंगी, अगर 10वीं के अंदर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें आपने 2 अभिक्रियाओं का नाम सुना होगा, एक विस्थापन और एक दिव्य विस्थापन सुना होगा, विस्थापन और एक दिव्य विस्थापन। तो वे मुख्य रूप से आयनिक अभिक्रियाएं हैं। तो जो विस्थापन अभिक्रिया और दिव्य विस्थापन अभिक्रिया है उनका हम वेग माप नहीं सकते हैं, ठीक है ना। या इसके अलावा अम्ल क्षार की अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये तो सुन ली होगी। अम्ल क्षार की अभिक्रिया जैसे कि सर HCl है, इसकी अभिक्रिया NaOH से करा दी, है ना, ये अम्ल है, ये क्षार है, इससे मेरे पास लवण बनेगा यानी कि NaCl बनेगा और साथ में
पानी निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये आयनिक अभिक्रिया है और इनका वेग का नापन संभव नहीं है। ठीक है, तो सर हमने पहले प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया है। बहुत बढ़िया सर। सर दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया। अब सर अति मंद से क्या मतलब है? अति मंद से मतलब है कि जो बहुत स्लो हो रही है, जो बहुत स्लो हो रही है, इतनी स्लो कि भैया इनमें महीने लग जा रहे, साल लग जा रहे इन अभिक्रियाओं को होने में, महीने महीने साल लग जा रहे हैं कहीं कहीं। तो वे अभिक्रियाएं जो बहुत मंद गति से होती है, बहुत कम गति से होती है, जिनको होने में महीनों या वर्ष लग जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं का भी वेग मापन संभव नहीं है। क्यों भाई? मान लो आप इनका अगर वेग नापने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ गए हो, तो आप क्या करोगे? इनकी रीडिंग लोगे कि भैया हाँ इस स्पीड से हो रही होगी। आप 1 महीना इंतजार कर लिया आपने, 2 महीना, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभिक्रिया भी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इनका वेग भी मापन संभव नहीं है। सर किस प्रकार की अभिक्रिया का वेग मापन संभव है फिर? तो वो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया का वेग मापन बेटा संभव है। ये अति मंद गति से होती है। ठीक है, तो तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है हमारे पास, वे है हमारे पास मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रिया की, मंद अभिक्रियाओं की। और जितनी अभिक्रिया हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा, वो सब की सब मंद अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग मापन संभव है, जिनको पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, इन अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना? वे अभिक्रियाएं जिनको होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं तथा जिनका वेग मापन संभव है, इन अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर उदाहरण, जैसे कि सुक्रोज का जल अपघटन ले लो आप। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो सुक्रोज का जल अपघटन ले लो। सुक्रोज होता है C12H22O11, जल आपने इसमें डाला, तो जब इसका जल अपघटन होगा बेटा, तो ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है ना? तो जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। और हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? इन्हीं की दर नापने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल हमने चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन अभी आपके लिए चल रही थी कि हम किस प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ वो बताया गया है। अब हम बात करेंगे दर की, जिससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है, यानी कि पहले वाला टॉपिक पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। अभिक्रियाओं का प्रकार हमने देख लिया है। प्रकार हमने देख लिया सर, तीव्र अभिक्रिया जिनका वेग संभव मापना संभव नहीं है, अति तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, इनका भी वेग मापन संभव नहीं है, मंद अभिक्रिया, इनका वेग मापन संभव है क्योंकि इन्हें पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं अपन कि अभिक्रिया का वेग या दर है क्या। ठीक है, अभी पहले एग्जांपल से समझने का प्रयास करियो कि मान लो आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है ए, और ये ए परिवर्तित हो रहा है किसमें? बी में। ए किसमें परिवर्तित हो रहा है? बी में। ए मेरे पास अभिकारक है। ठीक है ना? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया सर। तो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, ए से बी बन रहा है इस अभिक्रिया के अंदर। ठीक है सर। अब जब ए से बी बन रहा है तो ए की मात्रा कम हो रही होगी, बी की मात्रा बढ़ रही होगी। ए की सांद्रता मतलब कम हो रही होगी और बी की सांद्रता बढ़ रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है सर। और ये समय के अनुसार हो रहा होगा। किसके अनुसार हो रहा होगा? समय के अनुसार हो रहा होगा। ठीक है सर। अब देखो जरा क्या हुआ। तो किसी अभिक्रिया का वेग या दर क्या है? तो इकाई समय में, अब मैं थ्योरी लिख रहा हूं बेटा, इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन
अभिक्रिया की दर कहलाता है। अभिक्रिया की दर कहलाता है। इतना सा है। क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, क्या हो रहा सर। जय मैं क्या बात कर रहा है, जो ये अभिक्रिया हो रही है, देखो अभी कुछ ना समझो, सिर्फ इतना सा ध्यान दो मैं क्या बात बोल रहा हूँ। एक अभिक्रिया ए और बी, जब अभिक्रिया जस्ट स्टार्ट हुई होगी, यानी कि जब टाइम 0 था मेरे पास, या टाइम t1 था, कितना था, टाइम t1 था, तब ए की सांद्रता तो रही होगी मेरे पास a1 मान लो, कितनी रही होगी a1, या c1 मान लो, सांद्रता कितनी रही होगी c1, तब इसकी सांद्रता रही होगी 0। सही बात है, जब अभिक्रिया जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है। समय जब t2 हुआ होगा, यानी कि कुछ इसमें से खर्च होगी होगी, मान लो उसकी सांद्रता रह गई c2 और इसकी सांद्रता कुछ बन गई होगी, ठीक है ना, इसकी सांद्रता मान लो x बन गई, कितनी बन गई सर, x बन गई। जैसे मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया है A, इसमें से परिवर्तित हो रहा B। जब मेरे पास t0 था, यानी कि t बराबर t1 टाइम था, तब इसकी जो सांद्रता थी वो c1 थी, इसकी 0 रही होगी, क्योंकि अभी तो अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है। कुछ समय बाद जब टाइम t2 हो गया, तो इसकी सांद्रता c2 रह गई होगी और इसकी सांद्रता कुछ बन गई होगी, मान लो वो x है, x मोल इसके बन गए होंगे, ठीक है। तो जो अभिक्रिया की दर होगी, जो अभिक्रिया की दर होगी वो ये होगी, क्या होगी सर, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अब पहले कितनी थी सांद्रता सर, c1 थी, बाद में कितनी होगी c2, तो भैया c2 माइनस c1, ऐसे तो निकल जाता है सांद्रता में परिवर्तन, किसके साथ, समय के साथ, इकाई समय में, इकाई समय मतलब एक समय में, लेकिन यहाँ पे समय तो एक नहीं है, अंतिम समय t2 है और पहला समय t1 है, यानी कि t2 माइनस t1। तो दर ऐसे निकल जाती है बेटा, ऐसे। किसमें सर, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के साथ, इसके साथ, समय के साथ क्या कहलाता है, दर कहलाता है। यानी कि अंतिम सांद्रता कितनी बची है अभिकारक की, उसमें से आप घटा दोगे प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की, अंतिम समय कितना था उसमें से घटा दोगे आप प्रारंभिक समय, तो जो आएगा वही दर होगा आपका। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, परिवर्तन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा ए की सांद्रता बटे में डेल्टा टी। सांद्रता किसकी है सर, ए की है, सांद्रता किसकी है सर, ए की है। अब शुरू में माइनस लगा दोगे, अब ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि ए की सांद्रता घट रही है। इस माइनस का मतलब क्या है बेटा, इस माइनस का मतलब है कि ए की सांद्रता घट रही है, ए की सांद्रता घट रही है। इसकी घटी तो रही है भाई, ए की घटेगी तभी तो बी की बनेगी, ए की घटेगी तभी तो बी की बनेगी, बिल्कुल सर। तो अभिक्रिया की दर में ये वाला फॉर्मूला आप ऐड कर लेना। मान लो सर अगर हमें उत्पाद के रिस्पेक्ट में निकालना हो, ये तो हो गया किसके रिस्पेक्ट में दर, सर अभिकारक का। अगर उत्पाद के उसमें निकालना हो तो उत्पाद के उसमें भी निकाल सकते हो। तो दर बराबर हो जाएगा यहां से प्लस आ जाएगा बी की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ। प्लस क्यों आएगा सर, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बी की सांद्रता बढ़ रही है, इसकी घट रही थी तो माइनस आया था, बी की बढ़ेगी समय के साथ, बी की बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया बेटा। ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सो अभिक्रिया की दर को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब उतार लीजिए फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूं इसमें। देखो इस चैप्टर का सबसे अहम और सबसे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इसे अगर आप समझ जाते हो तो अभिक्रिया की दर समझ पाना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है सर, खर्च होने की दर, और दूसरा क्या है, बनने की दर। यानी कि हमें दो चीज समझनी है, खर्च होने की दर अलग है, बनने की दर अलग है, और रासायनिक अभिक्रिया की दर अलग है। ये ध्यान से सुनना बेटा, खर्च होने की दर अलग, बनने की दर अलग, और रासायनिक अभिक्रिया की दर अलग। ये तीनों अलग अलग चीजें। अब है क्या, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। हम पहले बात करेंगे खर्च होने की दर। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में खर्च होता कौन है भाई, किसकी सांद्रता कम होती है सर, अभिकारक की। अभिकारक खर्च होगा तभी तो उत्पाद बनेगा, यानी कि खर्च हो रहा है सर अभिकारक, बन कौन रहा है, उत्पाद। बन कौन रहा है, उत्पाद। तो यानी कि सर ये तो होगी बनने की दर, इसकी तो निकलेगी बनने की दर, और इनकी निकलेगी खर्च होने की दर। एक बात हमें क्लियर होगी,
खर्च होने की दर मतलब अभिकारक की दर, बनने की दर मतलब सर उत्पाद की दर। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। अब ये 2a प्लस में 3b चेंज हो रहा है 4c में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a के 2 मोल जितने समय में खर्च हो रहे हैं ना, उतने ही समय में b के 3 मोल खर्च हो रहे हैं, और उतने ही समय में c के 4 मोल बन रहे हैं। यानी कि सबकी दर अलग अलग है। इसकी खर्च होने की दर ये है कि भैया मान लो 1 सेकंड में इसके 2 मोल खर्च हो रहे, 1 सेकंड में इसके कितने मोल खर्च हो रहे? 2 मोल खर्च हो रहे। तो इसकी सांद्रता कितनी हो, इसकी अब जो दर कितनी होगी वो 2 होगी। इसके कितने मोल खर्च हो रहे? 3 हो रहे। 1 सेकंड में मान लो इसके 3 मोल खर्च हो रहे, तो उसकी सांद्रता कितनी होगी, सॉरी दर कितनी होगी? 3 होगी। इसके 4 मोल बन रहे हैं 1 सेकंड में, उसी 1 सेकंड में, तो इसकी दर कितनी होगी सर? बनने की 4। तो दर अलग अलग होती है, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान से समझो, इसकी खर्च होने की दर मुझे निकालनी है, एक ही खर्च होने की दर, तो एक ही सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। तो खर्च होने की दर अगर मैं एक ही निकाल लूं, एक ही खर्च होने की दर, एक ही खर्च होने की दर, तो एक ही सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ, सामने माइनस लग जाएगा। सामने क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। एक ही सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ। अब जो दो लगा है ना बेटा, ये 2 आपको नहीं लगाना, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी यहां पे सिर्फ इतना सा ध्यान से सुनो कि आपको खर्च होने की दर निकालनी है कि कितना खर्च हो रहा है। तो भैया एक ही सांद्रता में जो t के साथ समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, वो वही एक ही खर्च होने की दर है, वही एक ही खर्च होने की दर है। इसी तरीके से आप b की खर्च होने की दर निकाल सकते हो। किसकी? b की। अभी समझाऊंगा मैं ये क्या चीज है सर, 1 2 और 3 का क्या काम है यहाँ पे। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आपको खर्च होने की दर निकालनी है, तो ये सामने गुणांक में नंबर लिखे रहते हैं ना, इनका कोई रोल नहीं है। खर्च होने में भी और बनने की दर में भी इनका कोई रोल नहीं है। ये अपने दिमाग में एक बार डाल लो। ठीक है सर, हमने डाल ली। तो सर बी की दर क्या हो जाएगी? सर बी की दर यानी कि बी की सांद्रता में परिवर्तन, इसके साथ समय टी के साथ। अब इस डेल्टा को आप डी से भी प्रदर्शित कर सकते हो, मतलब इसकी जगह आप डी भी लिख सकते हो। जो ये डेल्टा लगा हुआ है ना, इसकी जगह आप डी भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर हमने तो किताबों में डी देखा था, तो चाहे आप डेल्टा लिखो चाहे आप डी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सही बात है। बढ़िया सर। अब ये तो होगी खर्च होने की दर। इसी तरीके से सर बनने की दर होगी। बन कौन रहा है यहाँ पे? सर सी बन रहा है। तो सी की बनने की दर, सी की बनने की दर क्या हो जाएगी सर? प्लस में डेल्टा सी की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में डी सी की सांद्रता समय टी के साथ। डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यही बात मैंने जस्ट अभी आपको बताई थी कि दर कैसे निकालते हैं। सर दर हम निकालते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा होगा समय टी के साथ। अभी जस्ट बताया था हमने, ऐसे लिख के दिखाया था आपको मैंने, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे हो रहा, एक एक खर्च होने की दर निकालनी है। उसके सामने क्या लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है सर, मेरे को एक एक खर्च होने की दर निकालनी, सिर्फ एक एक। पूरी अभिक्रिया की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं सर, एक एक खर्च होने की दर बताओ मुझे। तो एक ही सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ, बस खत्म बात। एक ही सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ, खत्म बात। उसके सामने कितने मोल लिखे हुए इसका मतलब नहीं है सर। मुझे सिर्फ बी के खर्च होने की दर निकालनी, बी की। ए से मतलब नहीं, सी के बनने से मतलब नहीं, मुझे पूरी अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे बी के खर्च होने की दर निकालनी है। बी के खर्च होने की दर, तो बी की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ, बी की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ, ये हो जाएगा। इसके सामने किससे गुणा हुई है इसका मतलब नहीं है, 4 5 कुछ नहीं, मतलब सेम क्या हो जाएगा? सी के बनने की दर। सर मैं सी के बनने की दर निकाल रहा हूं, किसी के खर्च होने की दर नहीं। पूरी अभिक्रिया की दर से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सी के बनने की दर से मतलब है। तो सी की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ। बहुत बढ़िया सर। अब समझो, अगर मैं पूरी अभिक्रिया को रिलेट करूं, अगर मैं पूरी अभिक्रिया की दर निकाल लूं, अब समझो इस टॉपिक को, पूरी अभिक्रिया की दर कैसे निकाल लोगे। यहां से आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है और वैसे भी 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ठीक है ना। अब मैं अभिक्रिया की दर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अभी समझना अभिक्रिया की दर क्या है। अब मैं पूरी अभिक्रिया की बात कर रहा, ठीक है ना। 1 सेकंड टाइम पे, 1 सेकंड टाइम पे, तो जब 1 सेकंड टाइम था तो इसके 2 मोल खर्च हो रहे। अब पूरी अभिक्रिया की बात हो रही बेटा, 1 सेकंड टाइम पे इसके 2 मोल खर्च हो रहे, इसके 3 मोल खर्च हो रहे, और इसके 4 मोल बन रहे हैं, 4 मोल बन रहे हैं। इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं एक ही सेकंड में, उसी 1 सेकंड में इसके 3 मोल खर्च हो गए, और उसी
1 सेकंड में इसके 4 मोल बन गए। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, सोचने वाली बात है। देखो 1 सेकंड में किसी के 2 मोल खर्च हो रहे और 1 सेकंड में किसी के 3 मोल खर्च हो रहे, तो तेजी से कौन खर्च हो रहा? खर्च होने की दर किसकी ज्यादा है? सर जिसके 3 मोल खर्च हो रहे। आई बात समझ में? सर 1 सेकंड में काम हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 सेकंड में एक गड्ढा खोद रहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 2 गड्ढे खोद रहा। तो गड्ढा खोदने की स्पीड किसकी ज्यादा है? सर जो 2 गड्ढे खोद रहा। तो वही बात यहां पर हो रही। एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 2 मोल खर्च कर रहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 3 मोल खर्च कर रहा, और एक ऐसा भी व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 4 मोल बना रहा है। 4 मोल बना रहा है। तो यानी कि सर इसके खर्च होने की दर कम है क्योंकि इसके सिर्फ 2 मोल खर्च हो रहे 1 सेकंड में। इसके खर्च होने की दर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर इसके 3 मोल खर्च हो जा रहे और इसके बनने की दर सबसे ज्यादा है। सर ये तो उसी सेकंड में 4 मोल बना रहा। यानी अगर पूरी अभिक्रियाओं की बात करी जाए तो इसकी दर इससे अलग है, इसकी दर इससे अलग है। इसकी खर्च होने की दर इससे ज्यादा है और इसके बनने की दर इन दोनों से ज्यादा है। तो पूरी अभिक्रिया की दर अगर आपको निकालनी हो तो सबको बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? तो जिसके सामने जो लिखा होगा ना उससे डिवाइड कर देंगे। कैसे? सर अभिक्रिया की दर मुझे निकालनी है, बिल्कुल। तो अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा सर 1/2 माइनस का 1/2 ए की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ, और ये बराबर होगा किसके? -1/3 बी की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ, और ये बराबर होगा किसके साथ? प्लस में 1/4 सी की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ। ये वो चीज है बेटा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और ये लगभग हर साल एमसीक्यू में या फिर 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है। अभी जरा ध्यान से सुनो, जब आप बात कर रहे थे सिर्फ ए के खर्च होने की या बी के खर्च होने की या सी के बनने की, अकेले अकेले की, तब इनका कोई मतलब नहीं था। इनका कोई मतलब नहीं था। तो हमें ए के खर्च होने की दर निकालनी थी, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ बात खत्म। लेकिन जब मैं पूरी अभिक्रिया की बात करूंगा तो पूरी अभिक्रिया में मेरे को देखना पड़ेगा क्या हो रहा। सर इसके 2 मोल खर्च हो रहे 1 सेकंड में, इसके 3 मोल खर्च हो रहे उसी 1 सेकंड में, इसके 4 मोल बन रहे उसी 1 सेकंड में। तो अगर मेरे को अभिक्रिया की दर निकालनी है तो जो इनका गुणांक है उससे भाग दे दो, सबकी अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी। उससे भाग दे दो, सबकी अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी। कैसे? सर इसका अभी गुणांक 2 है तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया। माइनस किस लिए लगा है? माइनस इसलिए लगा है कि इसकी सांद्रता घट रही है भाई, अभिकारक है। अभिकारक की दर के सामने माइनस लगेगा। देखो माइनस लगेगा, ये माइनस क्या बता रहा है कि घट रही है, सांद्रता घट रही है, ठीक है ना। बी की भी घट रही है इसलिए माइनस लगा है। यहां पर प्लस लगा है, क्यों? क्योंकि सी बन रहा है। सी के सामने 4 था तो 1/4 से गुणा कर दिया, यानी कि 4 से डिवाइड कर दिया। बी के सामने 3 था तो सर 3 से डिवाइड कर दिया, और ए के सामने 2 था तो सर 2 से डिवाइड कर दिया। ये होगी सर मेरे पास अभिक्रिया की दर। अगर सर मेरे को किसी की अभिक्रिया की दर मिल जाए तो मैं यहां से ए के खर्च होने की दर निकाल दूंगा, बी के खर्च होने की भी दर निकाल दूंगा, सी के बनने की भी दर निकाल दूंगा। कैसे? अभी आगे देखेंगे। अभी जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है। इसे उतारो पहले फटाफट। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि पेपर के अंदर पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो बेटा क्या है। बोला गया है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस बना रहे हैं। इसके लिए मेरे को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर का लिखनी है, अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। अच्छा सर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैंने पूरी अभिक्रिया नहीं ली है, जस्ट यहाँ पे कुछ दाब होगा, कुछ ताप होगा, ये हैबर प्रक्रम इसे बोलते हैं, जिसके थ्रू अमोनिया बनी हुई है। कुल मिलाकर मैं इन पर सिर्फ इन पर फोकस करूंगा। अब मेरे को सर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही तो सर मतलब पूरी अभिक्रिया की बात हो रही, अभिक्रिया की दर की बात हो रही तो सर पूरी अभिक्रिया की बात हो रही। इसके खर्च होने की बात नहीं हो रही, इसके खर्च होने की बात नहीं हो रही, इसके बनने की बात नहीं हो रही, पूरी अभिक्रिया की दर की बात हो रही। अगर पूरी अभिक्रिया की दर की बात हो रही तो सामने गुणांक देखना पड़ेगा सर। इसके सामने तो कुछ नहीं है, तो हम सिंपल से क्या लिख देंगे सर? माइनस नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन समय टी के साथ। इसके सामने 1 था तो 1 का तो चाहे डिवाइड करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता 1 से भाग देने से, ठीक है सर। माइनस क्या बता रहा कि N2 की सांद्रता घट रही है, क्यों? क्योंकि ये अभिकारक है। क्लियर बात? बहुत बढ़िया सर। ये बराबर होगा, इसके सामने सर 3 लिखा हुआ है तो मतलब मेरे को 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 से भाग देना पड़ेगा।
और ये माइनस लगेगा सर शुरू में, क्यों लगेगा माइनस? क्योंकि सर H2 यहाँ पे क्या है, घट रहा है, अभिकारक है। तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय t के साथ। और सर ये बराबर होगा किसके, इसके सामने सर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस आएगा सर, क्यों? क्योंकि ये उत्पाद है, ये बन रहा है। तो NH3 की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय t के साथ। ये अभिक्रिया का दर होगी बेटा, ये अभिक्रिया का वेग होगा या ये अभिक्रिया की दर होगी। अब बताओ चीज समझ में आई है या नहीं? ऐसे लिखना होता है बेटा। सर यहाँ पर नाइट्रोजन के खर्च होने की दर समय t के साथ, ये बराबर होगा 1/3। सर इसके सामने एक था तो एक से चाहे भाग दो या ना दो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सर H2 है, हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ, और 1/3 से सर गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 मोल खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर सर 2 मोल बनने हैं तो 1/2 से सर गुणा करेंगे और प्लस आएगा साइन, क्योंकि ये उत्पाद है, क्योंकि ये उत्पाद है। NH3 की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ। और एक बात और, डेल्टा की जगह आप यहाँ पे परिवर्तन आएगा बेटा, है ना, डेल्टा आएगा। डेल्टा की जगह आप डी लिख सकते हो, है ना, मतलब इनकी जगह आप डी भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। इनकी जगह आप डी भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबकी जगह। क्लियर है? ठीक है सर। बुक हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में डी आ जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में डेल्टा आ जाए, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप? बिल्कुल सर। अब मान लो वो आपसे अभिक्रिया की दर ना पूछ के आपसे पूछता कि हाइड्रोजन के खर्च होने की दर बताओ, H2 की खर्च होने की दर, खर्च होने की दर। तो H2 के खर्च होने की दर बड़ी आसान है भाई। H2 के खर्च होने से दर से मतलब सिर्फ इतना है कि सर H2 की सांद्रता में परिवर्तन समय t के साथ। उसके सामने क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है सर? कि H2 से मतलब है, क्योंकि हम सिर्फ खर्च होने की दर की बात कर रहे हैं, हम पूरे अभिक्रिया की दर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इस पे हम बेहतरीन से न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम अभिक्रिया की दर अगर आपको दे रखी हो तो खर्च होने की दर निकाल लेंगे या बनने की दर निकाल लेंगे, या अगर आपको बनने की दर दे रखी हो, खर्च होने की दर दे रखी हो, उससे अभिक्रिया की दर की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, पूरी वैल्यू न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल और अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। उम्मीद है इतनी बेसिक सी चीजें आपको, बेहतरीन सी चीजें आपको समझ आ गई होगी। और अगर ये भी समझ आ गई हो ना तो ये समझ लीजिए आपका 2 नंबर का तो काम हो गया भाई पेपर में। हर 100% आएगा, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के एक सेट में तो आएगा 100% इनसे क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, क्रिस्टल क्लियर लगा हो, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओपी लेक्चर, ओपी लेक्चर, ओपी लेक्चर, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।